सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 8th चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी फीमेल बॉडी के वो पार्ट जो रिप्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जो फीमेल वाला सिस्टम होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मेल वाला जो हमने डिस्कस किया था उसकी बात करें तो उसमें सिंपल क्या था, मेल जर्म सेल को प्रोड्यूस करना और उसे बॉडी से बाहर निकाल देना, बस इतना था। लेकिन उसके बाद का जो सारा काम है, यानी बच्चे के पैदा होने तक का जो बाकी का सारा प्रोसेस है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो बहुत सारे पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे फंक्शन हो रहे होंगे। तो ये सारे प्रोसेस को समझना है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और मेरी कोशिश रहेगी कि जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं। तो इस फीमेल वाले सिस्टम का अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं तो इसमें बहुत सारे पार्ट होंगे। जैसे एक पार्ट वो होगा जहाँ से फीमेल जो जर्म सेल हैं वो बन रहे होंगे, बनकर जहाँ जा रहे होंगे वो हिस्सा होगा। फिर जो मेल जर्म सेल हैं वो फीमेल के बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, तो जिस रास्ते से जाएंगे, जिस हिस्से में जाएंगे इंटर करेंगे, और जहाँ से होते हुए जाएंगे वो सारे जो पार्ट्स हैं वो, और उसके बाद दोनों जो मेल और फीमेल जर्म सेल हैं जब मिलेंगे, मिलने के बाद जब वो ग्रो करेंगे तो जहाँ पर भी उनकी ग्रोथ होगी, यानी पूरे एक बेबी के फॉर्म होने तक जो भी ग्रोथ होगी, जिस जगह होगी, और जो पार्ट उस ग्रोथ को कराने में हेल्प करेंगे, वो सारे जो पार्ट्स हैं वो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएंगे। तो एक एक पार्ट को हम देखेंगे, डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा, मैं एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी हैं उस हिसाब से एक्सप्लेन करता जाऊँगा डिटेल वे में, डायग्राम दिखाते हुए। उसके बाद लास्ट में मैं एक बार फिर से एक शॉर्ट में पूरे प्रोसेस को समझा दूंगा, ठीक है। 2-3 मिनट के अंदर फिर से एक बार पूरे प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो राइट साइड आप डायग्राम देख सकते हो। 2017 में एक क्वेश्चन आया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को का जो डायग्राम है उसे आप ड्रॉ करिए। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो ये आपको आना चाहिए, कैसे बनाया जाता है। इसके सारे पार्ट्स आपको उस क्वेश्चन में मेंशन करने थे और सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन भी करना था। आई थिंक 5 मार्क्स में था। तो सारे पार्ट्स जो यहाँ पर मेंशन हैं, जितने डायग्राम में दिए हुए हैं, बस वही इतने इंपॉर्टेंट है, और जो थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इस टॉपिक के अंदर वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको नहीं देखना, वरना इसमें होते तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन जितना है मेंशन है वही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो फीमेल जर्म सेल होता है जिसे हम एग्स भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है वो याद रख लेना आप, ओवम, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको दिख जाए फीमेल जर्म सेल या एग्स लिखा हो या ओवम लिखा हो तो इसका मतलब एक ही चीज़ है। तो ये जो एग्स हैं या जिसे हम ओवम कहते हैं या जिसे हम फीमेल जर्म सेल कहते हैं वो कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं आपके ओवरीज के अंदर। अब ओवरीज हमने क्यों कहा? क्योंकि 2 ओवरी होती है, ठीक है। ये ओवरी यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये येलो कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक ओवरी और दूसरे साइड की ओवरी, दोनों को मिलाकर ओवरीज हम कहते हैं, ठीक है। पेयर होता है इनका, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ओवरीज से क्या बनते हैं? यही एग्स बनते हैं यहाँ पर। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। और ओवरीज का काम क्या होता है? ये कुछ हार्मोन्स हैं, इनका प्रोडक्शन भी करते हैं, यानी यहाँ से कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो दूसरे सेट के अंदर 2017 में एक क्वेश्चन ये भी आया था कि आपको वहाँ पर 2 फंक्शन लिखने थे टेस्टिस के, उसको तो हमने देख लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और 2 फंक्शंस आपको ओवरीज के लिखने थे। तो यहाँ आप बता सकते हो 2 फंक्शन आपसे पूछा जाए तो एक तो ये कि यहाँ से एग बनते हैं, यहाँ पर एग्स आर मेड इन ओवरीज, और दूसरा दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, यहाँ से कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब वो हार्मोन्स के जो नाम है वो भी अगर आप याद रख लो तो बहुत अच्छा है। पहला हार्मोन है जो कि ओवरीज से प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। और दूसरा है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन, या इसे ईस्ट्रोजन भी कहा जाता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये 2 हार्मोन्स हैं जो कि ओवरीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये नाम आप बुक में लिख लो। अब आप डायग्राम देखो 8.11, यही जो दिया हुआ है हमारा, और उसमें जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना है इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। तो हम सारे प्रोसेस को, सारे पार्ट को अब देखते हैं। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसकी जो ओवरीज होती हैं ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स। तो उसकी ओवरी के अंदर पहले से ही, यानी जब पैदा होती है उसी समय इमेच्योर एग्स प्रेजेंट रहते हैं। तो मैं अगर ओवरीज को ड्रॉ करूं, ठीक है, ये पेन टैबलेट से थोड़ा डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन इतना रहेगा कि आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। तो ये ओवरी में बना देता हूं, ठीक है। ये लेफ्ट साइड वाली हो गई और ये हमारे राइट साइड वाली ओवरी हो गई।
तो जब एक लड़की पैदा होती है उसमें उसकी ओवरीज के अंदर पहले से ही एग प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, दोनों साइड, लेफ्ट साइड में भी और ये राइट साइड में भी। लेकिन ये क्या कह रहते हैं, ये इमेच्योर रहते हैं, यानी एक तरह से कह लो कच्चे रहते हैं, इनके ज़रिए रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इनके अंदर अभी वो एबिलिटी नहीं है, लेकिन प्रेजेंट रहते हैं। यानी जब लड़की पैदा नहीं हुई रहती, पैदा होने से पहले ही एग बन चुके होते हैं, इसीलिए तो जब पैदा होती है तो पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं, यही बात कही जा रही है, ठीक है। ये ओवरीज हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको ड्रॉ करता जाऊंगा साथ ही साथ में जो पार्ट्स हैं। वैसे आपके पास बुक हो तो बुक में भी साथ में देखते रहो जो डायग्राम है। फिर क्या होता है, जब वो लड़की प्यूबर्टी को रीच करती है, प्यूबर्टी का मतलब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है, यानी अब वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, बहुत सारे चेंजेस उसकी बॉडी में आ चुके होते हैं। तो क्या होता है, यही जो एग होते हैं इनमें से कुछ एग क्या होते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। 1 egg इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय 1 of these ovaries। तो इन दोनों में से कोई एक ओवरी से हर महीने एक एग क्या होता है जो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका होता है, यानी पूरी तरह से अच्छे से प्रिपेयर हो चुका होता है, वो इस ओवरी से बाहर निकलता है, ठीक है। ये ओवरीज रिलीज करती हैं। अब एक टाइम पे प्रिपेयर तो बहुत सारे एग्स होते हैं, ठीक है, 10, 15, 20 इस तरह से एग प्रिपेयर हो रहे होते हैं, लेकिन उनमें से जो बेस्ट एग होता है और जो सबसे पहले मैच्योर हो जाता है वही बाहर निकल पाता है, और एक ही निकलता है। अगर एक से ज़्यादा निकल गया तो प्रॉब्लम क्या होगी, मान लो 10 ठो बाहर निकल गया, 12 ठो निकल गया, तो पता चला 1 दर्जन बच्चे पैदा हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए एक ही निकलता है, यानी एक ही एग यहाँ से बाहर निकलता है और बाकी सब फिर वो डेड हो जाते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, द एग इज कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। तो एग ओवरी से बाहर निकल के कहाँ जाता है, वूम में जाता है। किस रास्ते से, फेलोपियन ट्यूब, या जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं, वहां से पास होके। तो चलिए हम फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बनाते हैं, ठीक है। ये जो पर्पल कलर से मैंने बनाया है ये दोनों क्या है आपके, ओविडक्ट, या इसका दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब। तो यहां से एग निकलेगा, इस फेलोपियन ट्यूब से होकर कहां जाएगा, वूम के अंदर। तो वूम को मैं ड्रॉ करता हूं। तो इसके अंदर का जो वूम होता है इसे हम यूटेरस भी कहते हैं। इसके अंदर का जो हिस्सा होता है वो ऐसे होता है, ठीक है, थोड़ा सा विली टाइप का, ऐसे ऊपर नीचे होता है, ठीक है ये। और इसी तरह ये राइट साइड में भी ऐसे रहता है, ठीक है। ये अंदर की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, इसे यूटेरस लाइनिंग भी कहते हैं, ये इस तरह से कुछ रहती है। इसी तरह ये ऐसे ऊपर भी रहता है, ठीक है। तो ये जो मैंने ब्राउन कलर से ड्रॉ किया है ना, लेफ्ट और राइट साइड और टॉप में, ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, यूटेरस लाइनिंग, ठीक है, या लाइनिंग ऑफ यूटेरस भी कहते हैं, ये जो ब्राउन कलर का है। अब इसमें अगर मैं पूरा कवरिंग दे दूं यहाँ से ऊपर ये, ठीक है, और यहाँ पर ये नीचे साइड में इस तरह से, और ये इस साइड राइट साइड में, तो ये जो पूरा है इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं, ये आपका है यूटेरस, ठीक है। इसे हम वूम भी कहते हैं, ठीक है, WOMB, वूम। ये पूरा जो ब्राउन वाला है, ठीक है, अंदर का जो हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, यूटेरस लाइनिंग या लाइनिंग ऑफ यूटेरस। और पूरा जो ये कैविटी है अंदर बाहर सब कुछ मिलाकर हम इसे यूटेरस कहते हैं। तो एग क्या करेगा, यहाँ से निकलते हुए इस फेलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ आएगा, इसी वूम के अंदर, इसे हम यूटेरस भी कह रहे हैं, ठीक है। अब दोनों जो ओविडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने पर्पल कलर से शो किया है पाइप जैसा, ये यूनाइट होते हैं, मिलते हैं कहाँ पर, इनटू एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूटेरस। तो दोनों ओविडक्ट आकर कहाँ मिल रहे हैं, आप देख सकते हो, यहाँ वाला भी आकर और इधर साइड वाला भी आकर कहाँ मिल रहे हैं, इसी जगह पर। ये बीच वाली जो जगह है, ये पूरा जो हिस्सा है वो क्या है, यूटेरस। और यूटेरस क्या है, ये एक इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग जैसे होता है ना, उसमें हम सामान रखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी खाली जगह होती है, और ये इलास्टिक होता है, यानी ये इसका साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है। तो दोनों ओविडक्ट आकर यहाँ पर इस यूटेरस में आके मिलते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। अब जो यूटेरस है वो ओपन होता है कहाँ, इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। तो चलिए इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका जो हिस्सा है ये वाला, ये आपका वेजाइना है, और ये बीच का जो रास्ता है इसे हम क्या कहते हैं, सर्विक्स। और ये जो अंदर वाला ये हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं, ये पूरा क्या है, आपका वेजाइना है। और अंदर का हिस्सा हम कहते हैं इसे वेजाइनल पैसेज, यानी वेजाइना के अंदर जो रास्ता है जहाँ से कोई चीज़ अंदर जा सकती है, सर्विक्स से होते हुए यूटेरस में एंटर कर सकती है, और यहाँ से फिर फेलोपियन ट्यूब में जा सकती है, ठीक है। तो अंदर वाला वेजाइनल पैसेज है, और पूरा जो है, अगर ये वाला हिस्सा जो बाहर का है सब मिला लें तो इसे हम वेजाइना कहते हैं पूरे को। अब जो स्पर्म है, स्पर्म क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि जो मेल जर्म सेल होता है उसका नाम क्या होता है, स्पर्म होता है। वो इंटर करता है
इसी वेजाइनल पैसेज से, यानी इस वेजाइना के अंदर ही इंटर करता है। कब करता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी जब सेक्स किया जाता है तो पेनिस इसके अंदर इंसर्ट होता है और यहाँ पर जब डिस्चार्ज होता है तो स्पर्म निकलता है। तो यही स्पर्म क्या करता है, इस वेजाइना के अंदर से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो स्पर्म है ये ट्रेवल करेगा ऊपर की तरफ और कहाँ रीच होगा? रीच द ओविडक्ट वेयर दे में इंकाउंटर द एग, यानी यहाँ से चलते हुए कहाँ पहुँचेगा? देखो ये जो एग हमारा यहाँ पर यूटेरस के अंदर पहुँचा है, ये अभी नहीं पहुँचेगा। वो तो बता रहा है कि यहाँ से निकल कर यूटेरस से पहुँचता है, लेकिन पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में जब एग ओवरी से निकलता है ना, तो जो एग होते हैं, फीमेल एग, उनके अंदर अपने से मोशन करने की एबिलिटी नहीं होती, वो मोटाइल नहीं होते। जबकि स्पर्म के केस से हमने देखा था कि वो मोटाइल होते हैं, उनके पास टेल होती है जिससे वो चल सके। लेकिन फीमेल एग के अंदर मोटेलिटी नहीं होती, वो अपने से नहीं चल पाते, लेकिन एक फोर्स की वजह से वो यहाँ से आकर यहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, वो फोर्स क्या है नहीं जानना आपको। ठीक है, तो ये ब्लू कलर से ये आपका मैच्योर एग है जो निकल के आपके फेलोपियन ट्यूब, या जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं, यहाँ पर पहुँच चुका है। अब आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन स्पर्म के पास दुम है तो ये दुम दबाकर भागेगा। वैसे बहुत सारे स्पर्म यहाँ पर इंटर करते हैं। अगर एनसीईआरटी की बात करूँ तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक डिस्चार्ज में, एक बार जब स्पर्म निकलता है मेल बॉडी से तो उसके अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रहते हैं। और अगर फॉरेन ऑथर की बात करें तो उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि 500 मिलियन स्पर्म एक बार में निकलते हैं। तो 500 यहाँ से निकलेंगे। अब वेजाइना के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है, तो बेचारे यहाँ कुछ यहाँ शहीद हो जाते हैं। फिर सर्विक्स में पहुँचते हैं, यहाँ पर बीच वाले हिस्से में, तो यहाँ पर थोड़ा म्यूकस वगैरह होता है, यहाँ फंस जाते हैं, यहाँ कुछ मर जाते हैं। तो बचते बचाते कुछ इधर निकल गए, कुछ इधर भी चले जाएंगे, उनको तो पता नहीं ना किधर गए, तो कुछ बेचारे इधर राइट साइड निकल गए और कुछ आपके लेफ्ट साइड गए। तो यहाँ तक जो एग तक पहुँचते हैं ना, वो लगभग आपके सिर्फ 500 के अराउंड स्पर्म पहुँचते हैं, बाकी सब शहीद हो जाते हैं। तो ये स्पर्म क्या करेगा, इस एग से आकर यहाँ पर मिल जाएगा। यही बात कह रहा है कि यहाँ पर इसको जब अंदर जाकर ये ओविडक्ट में पहुँचेगा तो इसको एग मिलेगा और ये दोनों फिर मिल जाएंगे। तो ये डायग्राम हमारा है, ये हमारा ये सर्किल वाला है, ये ओवम है, इसके अंदर ये येलो कलर से जो दिख रहा है आपको, ये इसका न्यूक्लियस है, ये स्पर्म है टेल्स के साथ जो ये बना हुआ है। तो जैसे ही एक स्पर्म इंटर करेगा तो एक रिएक्शन यहाँ होगी जिससे फिर ये जो ओवम है पूरी तरह से पैक हो जाएगा। बाकी अब फिर सारे स्पर्म क्या होंगे, यहीं से टकराएंगे और अंदर नहीं जा पाएंगे। जैसे ही पहला स्पर्म यहाँ पर पहुँचेगा, फिर स्पर्म का जो न्यूक्लियाई है ये निकलकर इस ओवम के न्यूक्लियाई के साथ मिल जाएगा। तो यही जो स्पर्म और ओवम का मिलना होता है ना, इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और यहाँ ये वाला डायग्राम आप देख सकते हो, दोनों के स्पर्म के और ओवम के जो न्यूक्लियाई हैं वो मिल गए, और जब ये मिलकर एक यूनिट बन जाते हैं, इसे हम कहते हैं फ्यूजन। फ्यूज हो गए, फ्यूज होकर दो चीज़ें थी, फ्यूज होकर मिलकर एक बन गई। तो जब वो एक बन जाते हैं उसे हम जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट सिंपल क्या है, अगर डिफाइन करने को कहा जाए तो हम कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स, या गैमीट्स भी कहा जाता है। गैमीट्स वर्ड भी आप याद रख सकते हो जाइगोट को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि जो मेल और फीमेल के जो जर्म सेल होते हैं उसको हम सिंपल ये भी कहते हैं कि मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स। तो ये दोनों जो गैमीट्स हैं, जब इनका फ्यूज़न होता है, और फ्यूज़न का मतलब क्या है मैं बता चुका हूँ कि दोनों इस तरह से मिलें कि मिलकर एक यूनिट बन जाएं। तो फ्यूजन ऑफ गैमीट गिव राइज टू अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। बस इतना है, चाहे तो लिख लो, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स गिव राइज टू अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। और जाइगोट क्या है, एक फर्टिलाइज्ड एग है, क्योंकि यहाँ दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो आप देखिए ये समझ गए कि जाइगोट बन गया। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, ये क्या करने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल और एम्ब्रियो। तो हमने देखा था कि दोनों जो आपके स्पर्म है, ओवम है, वो मिलकर क्या बन रहे थे, जाइगोट बन रहे थे। और जाइगोट यूनिसेलुलर होता है, यानी उसका एक सेल होता है। फिर ये सेल क्या करेगा, डिवाइड होने लगेगा, ऐसे एक का दो हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, इस पे ऊपर कवरिंग होती है इस तरह से, इसी में अंदर अंदर ये डिवाइड होने लगते हैं। फिर दो का चार होने लगता है। ठीक है, ऐसे ऐसे ये चार बन जाते हैं। इस तरह डिवाइड होते 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 एक पूरी क्या हो जाती है, एक टाइम आता है एक ढेर सारी इसके अंदर बॉल ऑफ सेल्स हो जाती है। ठीक है, ये ढेर सारे सेल हो गए, तो इसी बॉल ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। ये क्या होता है, मल्टी सेलुलर, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं। तो ये सेल का एक तरह से बॉल होती है, गुच्छा टाइप का होता है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि व्हाट इज एम्ब्रियो, तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो, यहीं से एनसीईआरटी से डिफाइन कर सकते हो। व्हेन फर्टिलाइज्ड एग विच इज कॉल्ड जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग देन फॉर्म्स अ बॉल ऑफ सेल्स विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। फिर ये एम्ब्रियो क्या होता है,
ये एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूटेरस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस। तो यूटेरस लाइनिंग मैंने दिखाया था, ये जो ब्राउन कलर से मैंने कलर किया है, ये थोड़ा कांटे कांटेदार जो बना हुआ है, ये इसकी लाइनिंग है। यहीं पर आकर जो आपका एम्ब्रियो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है। जैसे यहाँ आकर धंस गया, इधर भी हो सकता है, इधर भी जाकर धंस सकता है, अंदर ऊपर की तरफ भी जाके धंस सकता है, ठीक है। एक बार धंसेगा फिर उसके बाद वहीं पर ग्रो होने लगेगा। इम्प्लांट का मतलब ऐसे याद रख सकते हो, जैसे आप प्लांट लगाते हो ना, तो प्लांट में क्या करते हो भाई, आपकी ये ज़मीन है, इसके अंदर इसको खोद के क्या करते हो, बीज अंदर डाल देते हो। तो वही काम तो यहाँ भी हो रहा है। ये यूटेरस की जो लाइनिंग है, इसी के अंदर ये जो एम्ब्रियो है ये बीज की तरह से अंदर चला जाएगा और फिर यहाँ से जैसे पेड़ निकलता है प्लांट में, ये अंदर अंदर ग्रो होने लगेगा। तो ये डायग्राम आप देख सकते हो। वैसे ये इंटरमीडिएट की बुक का डायग्राम है। ये ए है, ये आपका सेल है, फिर यहाँ पर स्पर्म आया और मिलकर क्या बन गया, जाइकोट बन गया। फिर ये डिवाइड होगा 2 से 4, फिर ये ढेर सारा गुच्छा बन जाएगा। फिर ये एफ वाला देखो, ये क्या हो गया, ये एम्ब्रियो बन गया, बहुत ढेर सारे सेल्स की बॉल है। पहले ये निकला था यहाँ से ओवरी से और फिर ये यहाँ पहुँचा, फिर बी वाले पोजीशन पे क्या हुआ, स्पर्म आपके यहाँ से मिल गया। फिर क्या करने लगेगा, जब फर्टिलाइज हो जाएगा फिर ये आगे की तरफ बढ़ने लगेगा। देख रहे हो, फेलोपियन ट्यूब में ये आगे यूटेरस की तरफ बढ़ने लगेगा, सी पोजीशन। फिर ये अलग अलग दिन में होता है, जैसे 6, 7, 8 दिन लग जाते हैं इसको यहाँ पहुँचने में, ठीक है। डी पोजीशन पहुँचा, ई, और अंदर अंदर डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। एक सेल कई हिस्सों में डिवाइड होता जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। एफ में देखो और ढेर सारे सेल आ गए। जी, फिर एच आकर देख सकते हो, ये जो यूटेरस की लाइनिंग थी यहाँ पर आकर ये घुस गया, ठीक है, इम्प्लांट हो गया। तो जब तक ये एक सेल के गुच्छे के फॉर्म में रहेगा, यानी सेल तो बहुत ढेर सारे हैं लेकिन उनमें कोई ऑर्गन नहीं बना, हाथ पैर आंख नाक इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनी, तब तक हम उसे क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। देखिए नाम बदलता रहता है, पहले एग था, फिर क्या हुआ, फर्टिलाइज हो गया तो हमने जाइगोट कह दिया। और जाइगोट क्या था, एक सेल का बना हुआ था, फिर वो सेल कई हिस्सों में बटे एक गुच्छा सा बन गया तो हमने उसको एम्ब्रियो नाम दे दिया। अब ये नाम उसका चलता रहेगा, ठीक है, एम्ब्रियोज का नाम चलता रहेगा। कब तक, जब तक कि उसके ऑर्गन्स ना आ जाए, यानी हाथ पैर आंख नाक ना बन जाए, तब तक ये एम्ब्रियो कहलाएगा। एम्ब्रियो में बहुत सारे सेल होंगे लेकिन कोई ऑर्गन नहीं बना होगा। और जब क्या होगा, दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन, जब ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, ये एम्ब्रियो ग्रो होने के बाद इसमें हाथ पैर आंख नाक बन जाएगी, तब हम उसका नाम बदल देंगे कि अब ये क्या हो गया है, इसका नाम हो गया है फीटस, FOETUS, जिसे फीटस कहते हैं। तो अब ये क्या हो गया है, फीटस। तो फीटस के क्या होंगे, हाथ पैर आंख नाक बन चुके होंगे, यानी बॉडी के सारे पार्ट बन चुके होंगे, बस थोड़ा सा डिज़ाइन उसका अजीब होगा। मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम। ये देखो, ये डायग्राम है, ठीक है, इसके देख सकते हो, ये आंख बन गई है और हाथ भी है, इसके पैर भी हैं, ठीक है, कान भी है, लेकिन देखो डिज़ाइन थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा है, बंदर जैसे लग रहा है, ठीक है। गर्दन का कुछ अता पता नहीं है, ये सारे गर्दन है लेकिन वो इस तरह से ज्वाइन है एकदम कि अजीब सा ही दिख रहा है। लेकिन जब पार्ट इसके बन गए हैं तो इसका नाम हम क्या रख देंगे, फीटस, ठीक है। अब इसके बाद भी ये और ग्रो होगा और इसका पूरा डिज़ाइन एक इंसान जैसा बन जाएगा। हमने अर्लियर सेक्शन में देखा था कि जो मदर की बॉडी है वो इस तरह से डिज़ाइन होती है टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी जो मदर की बॉडी होती है, फीमेल जो बॉडी होती है, वो इस तरह से डिज़ाइन ही होती है जिसके अंदर एक बच्चे को पाला जा सके, यानी एक बच्चा बन सके। वरना अगर मेल बॉडी देखो तो वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर वो बच्चा बन सके, लेकिन फीमेल बॉडी के अंदर यूटेरस होता है, उसके अंदर खाली जगह होती, वहीं पर बच्चा बनता है, ठीक है। तो उस तरह से वो डिज़ाइन रहती है। अब जो यूटेरस है ना, वो क्या करता है, प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ, वो हर महीने अपने आप को प्रिपेयर करता है टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, यानी हर महीने वो अपने आप को तैयार करता है यूटेरस कि यहाँ से एग आएगा, फर्टिलाइज एग आएगा और वो हमारे अंदर इम्प्लांट होगा और उसके बाद फिर हमको उसको ग्रो करना है। अब तैयारी किस तरह से होगी है कि जो लाइनिंग मैंने ब्राउन कलर से बना के दिखाई थी, ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी और इसके अंदर बहुत ढेर सारा अच्छा खासा ब्लड फ्लो होने लगेगा, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग है ना, ये जो आपका एम्ब्रियो है, ये जब यहाँ धंसे तो इसको जितने ब्लड की ज़रूरत होगी, ब्लड की ज़रूरत होगी भाई, ग्रो करना है और ऑक्सीजन वगैरह की ज़रूरत होगी, तो वो इसको यहाँ मिल सके, तो पहले से ही तैयारी हो जाती है। तो ओवरीज से जब बिल्कुल एग निकलने वाला होता है उस समय एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं वो निकल कर यहाँ पर जाते हैं यूटेरस में और अनाउंसमेंट करते हैं कि देखो एग आने वाला है, बिल्कुल तैयारी कर लो, बारात आने वाली है, डीजे बैंड बाजा लेके बिल्कुल तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि एग यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइज होकर आगे की तरफ बढ़ेगा और यहाँ अगर इसको धंसना है तो अभी एग निकला नहीं होता ओवरी से और यहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। ये जो यूटेरस की लाइनिंग है ये मोटी होने लगती है
और यहाँ अच्छा खासा ब्लड फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो फर्टिलाइज एग को, जो कि एम्ब्रियो बन चुका है, उसको ग्रो करे और पूरे एक बेबी में कन्वर्ट कर सके। तो यही चीज़ हमने देखी कि यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करता है। प्रिपरेशन में क्या करता है हमने बता दिया कि हर महीने प्रिपेयर करता है अपनी लाइनिंग को, और वो मोटी हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने लगता है ताकि जो एम्ब्रियो है उसको वो नर्चर कर सके, यानी पाल पोस सके और उसको ग्रो कर सके। तो जो लाइनिंग होती है वो थिकन्स हो जाती है, मोटी हो जाती है और रिचली सप्लाइड विद ब्लड, बहुत ज़्यादा इसके अंदर अच्छा खासा ब्लड सप्लाई हो जाता है ताकि नरिश कर सके ग्रोइंग एम्ब्रियो, क्योंकि उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी आएगा, उन सब की ज़रूरत पड़ेगी तभी तो ग्रो होगा, तो वो सप्लाई हो सके। यही होता है प्रिपरेशन का मतलब। तो ये जो सारे स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2020 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था जहाँ पूरे स्टेप आपको एक्सप्लेन करने थे कि कैसे पूरा रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, तो यहाँ मैं इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पॉइंट वाइज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ एग्जैक्टली आपको आंसर में किस तरह से लिखना है। ठीक है, अभी आप ये चैप्टर समझो खाली। और 2020 में ये भी क्वेश्चन आया था कि जाइकोट क्या होता है, फर्टिलाइज एग जो होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया। तो जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन उसको कहाँ से मिलता है, मदर्स ब्लड से। ठीक है, जो मदर की बॉडी में ब्लड है उसी से इसको न्यूट्रिशन मिलता है, इसीलिए तो ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है यहाँ पर। विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, उसके लिए एक स्पेशल टिश्यू है जहाँ से होकर ये ब्लड इसको मिलता है और सारे जो न्यूट्रिशन है वो इसको मिलते हैं, यानी ब्लड और ऑक्सीजन दोनों चीज़ इसी प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है। अब प्लेसेंटा कहाँ डेवलप होगा, जहाँ पर ये इम्प्लांट होगा। जैसे अगर ये टॉप पे इम्प्लांट हुआ, ठीक है, जैसे ऊपर हिस्से में इम्प्लांट हुआ तो यहीं पर प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा। इसको मैं दिखाता हूँ डायग्राम में। ये आप देख सकते हो, ये आपका पूरा क्या है, यूटेरस है। ठीक है, और यहीं पर इस साइड में मान लो राइट साइड में या अगर इम्प्लांट हुआ तो यहीं पर ये डेवलप हो जाता है इस तरह से। कैसे होता है, जैसे आपका ये यूटेरस की जो लाइनिंग थी, ठीक है, और आपका ये जो एम्ब्रियो था, तो एम्ब्रियो में पहले ऐसे फिंगर जैसा बनने लगता है। ठीक है, ऐसे फिंगर जैसा बनने लगता है और फिर यहाँ आएगा तो देख सकते हो यहाँ पर खाली जगह है, तो इसकी जो फिंगर्स हैं यहीं ऐसे फिक्स हो जाती हैं, ऐसे पकड़ लेती हैं इसको। ठीक है, ये ऐसे आकर कुछ दिन बाद जब फिक्स होता है तो इस तरह से ये धंस जाती हैं। तो ये वाला हिस्सा जो आप देख सकते हो, ठीक है, ये जो अटैच है रेड कलर वाला, ठीक है, ये वाला जो पूरा हिस्सा है इसे ही हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है, तो आप यही लिखना कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू विद द हेल्प ऑफ विच एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। यानी एक ऐसा टिश्यू है जिसकी मदद से जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन में आपका जो है ब्लड वगैरह है और ऑक्सीजन है वो मिलता है। दिस इज अ डिस्क, ये एक डिस्क जैसा है जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया, विच इज एम्बेडेड इन यूटेराइन वॉल। तो आपका जो यूटेराइन वॉल है उसी में धंस जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ऊपर है तो यहाँ पर ये पूरा यूटेराइन वॉल है। ठीक है, लाइनिंग वगैरह मिलाकर यहीं पर ऐसे डिस्क जैसा बन जाता है। इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। तो इस प्लेसेंटा के क्या होते हैं, विली टाइप के होते हैं, ऐसे निकला होता है फिंगर टाइप का। ठीक है, एम्ब्रियो साइड में, यानी इधर एम्ब्रियो है तो इधर साइड ये निकला हुआ होगा। ऑन मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस, और जो मदर साइड है, यानी चलिए मैं इसको थोड़ा ड्रॉ ही कर देता हूँ। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर है। इसको डायग्राम को आपको याद नहीं रखना है, लेकिन जो बातें समझानी है यहाँ से वो यहाँ से देख के आप समझ सकते हो। तो एक छोटा सा हिस्सा जूम करके दिखाया गया है। वैसे प्लेसेंटा तो आपका इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, ये इस तरह से रहता है और ये फिक्स रहता है कहाँ पर, यूट्रस में। ठीक है, आपका यूट्रस में ये फिट रहता है। तो ये रेड कलर से जो है ये प्लेसेंटा है, यहाँ से एक पाइप जैसा निकला होता है। ठीक है, और ये पाइप दूसरा हिस्सा कहाँ जाके कनेक्ट होता है, जो बेबी होता है यानी जो चाइल्ड होता है, बच्चा जो होता है, उसकी जो नेवल होती है यानी उसकी जो नाभि होती है, वहाँ से जाके ये पाइप कनेक्ट रहता है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका बेबी है और उसकी जो नाभि है उससे ये पाइप जाकर पाइप की जैसा होता है वो कनेक्ट रहता है। तो इसी के थ्रू जो है ब्लड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज वगैरह, ये इसी के थ्रू जाता है प्लेसेंटा से होकर। ठीक है, और वेस्ट यहीं से निकलता है। तो इसी जो प्लेसेंटा है इसी के स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करके दिखाया गया है। तो ये अंदर देख सकते हो थोड़ा फिंगर टाइप का जो दिख रहा है, ये आपका ये विली है और उसके चारों तरफ जो है जो रेड कलर से है ये ब्लड स्पेसेस हैं। मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा बनाकर आपको दिखाता हूँ और ज़्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा। तो अब कुछ इस तरह से ये विली होता है। ठीक है, ये फिंगर टाइप का होता है इस तरह से,
और इस विली के चारों तरफ ब्लड स्पेसेस होती हैं, यानी एक पैकेट टाइप का होता है जिसके अंदर ब्लड फिल्ड रहता है। तो ये क्या है, जो फिंगर टाइप का दिख रहा है वो आपका है विली, और ये जो पैकेट टाइप का है ये आपका है ब्लड स्पेसेस, ठीक है, जिसमें ब्लड फिल है। तो अब ये सवाल उठता है कि ब्लड आता कहाँ से है। तो इधर साइड ये मदर की ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर मदर की बॉडी में खून बह रहा होता है। तो ये रेड कलर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, और अगर मैं ब्लू कलर से शो करूँ तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल है, ठीक है, खून यहाँ बह रहा है, यहीं से एक रास्ता जाता है जो इस ब्लड स्पेसेस पे कनेक्टेड रहता है, ठीक है। तो यहीं से ब्लड इनमें भर जाता है। इसी तरह से इस साइड भी ब्लड वेसल होती हैं, लेकिन ये किसकी होती हैं, फीटस की होती है, यानी उस बच्चे की होती हैं। राइट साइड जो हमने बनाई है वो मदर की ब्लड वेसल है, और लेफ्ट साइड जो हम बना रहे हैं वो बच्चे की ब्लड वेसल है, फीटस की ब्लड वेसल है, ठीक है। तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब क्या होता है, ये जो मदर की ब्लड वेसल्स हैं यहाँ से ब्लड निकल के इन ब्लड स्पेसेस में जाता है और पूरी जगह भर जाता है, और हर जगह से इस विली के अंदर इंटर करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से जो ब्लड होगा फिर इधर जाकर ये ब्लड इस फीटस की जो ब्लड वेसल है उससे कनेक्ट हो जाएगा, और ये जो फीटस की ब्लड वेसल है ये जाकर कनेक्ट हो जाएंगी उसके नेवल से, यानी उसकी नाभि से। तो आप सिंपल समझ गए, मदर की जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से ब्लड निकलेगा, यहाँ ब्लड स्पेसेस में जाएगा, इससे फिर विली के अंदर एंटर करेगा, विली से इधर होते हुए ये फीटस की या एम्ब्रियो जिस स्टेज में भी हो तो उसकी ब्लड वेसल में जाकर और एम्ब्रियो तक या फीटस तक पहुँच जाएगा। तो आपकी बुक में जो लिखा है वो आपको यही समझना है कि जो विली है वो किस साइड है, एम्ब्रियो के साइड है, क्योंकि विली से ब्लड एम्ब्रियो तक पहुँच रहा है, और जो ब्लड स्पेसेस हैं वो किस साइड है, वो मदर की साइड है, क्योंकि मदर की ब्लड वेसल से इन ब्लड स्पेसेस में ब्लड फिल हो रहा है। इसको अपने समझने के लिए आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में नहीं बनाना है, क्योंकि इस तरह बना दोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये अपने समझने के लिए और अपने याद रखने के लिए इस तरह से आप पेंसिल वगैरह से पेंसिल कलर की यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो बस इसमें यही पॉइंट आपको याद रखना है, विली फिंगर टाइप के ये होता है, और इसके चारों तरफ जो है ये ब्लड स्पेसेस होती हैं, और ब्लड स्पेसेस मदर साइड होती हैं, और जो विली होती है वो एम्ब्रियो साइड होती है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो विली के चारों तरफ उसको सराउंड किए होते हैं। तो हमने यही देखा कि एम्ब्रियो साइड में क्या होता है, इस प्लेसेंटा के इस टिश्यू के, प्लेसेंटा क्या है, एक टिश्यू है, और इस टिश्यू के एम्ब्रियो साइड में विली होते हैं, और मदर साइड में ब्लड स्पेसेस होते हैं विच सराउंडेड द विली, ठीक है। तो जो विली को सराउंड किए होते हैं, विली के देख सकते हो पीछे साइड में पूरे ब्लड स्पेसेस हैं, यहीं से विली को ब्लड मिलता है पूरा। अब ये विली टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे एक लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है, जिससे जो आपका ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो पास हो सके फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। तो इस प्लेसेंटा के थ्रू ही तो आपका ब्लड जाता है, ब्लड के अंदर आपका जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन, वो जाता है। तो इस फिंगर जैसे बनने की वजह से इसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे मैं एक चीज़ ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक लाइन सीधी ड्रॉ करूँ, यहाँ से अगर ब्लड को ट्रांसफ़र होना है तो देखो आप कितना एरिया है, और इतनी ही दूरी में, ठीक है, मैं इतनी ही दूरी में अगर ऐसा करूँ, ठीक है, ऐसे अगर बना दूँ तो देख सकते हो ये लाइन ज़्यादा लंबी है। अगर ऐसे ऐसे धागा मैं अगर बना दूँ, इसको जब खोलूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब ब्लड यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से, इधर से, एक फिंगर से कई हिस्से इसके मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ से सप्लाई हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो पाएगा एक छोटे से एरिया से ही, ठीक है। तो लार्ज सरफेस एरिया इसको मिल जाता है इस विली की वजह से। अब जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसके अंदर से वेस्ट भी जनरेट होगा, भाई वेस्ट मटेरियल भी वहाँ बन रहा होगा, तो वो जो रिमूव होता है वो कहाँ से होता है, बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो मदर के ब्लड के अंदर जाता है इसी प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा का ये फंक्शन तो ये है कि यहाँ से आपको पूछ लिया जाए कि क्या फंक्शन है इसका, तो एक फंक्शन ये है कि एम्ब्रियो को यहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है, यहाँ से आपका ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ब्लड के थ्रू इसी प्लेसेंटा से होते हुए एम्ब्रियो को मिलता है, एक काम। दूसरा, एम्ब्रियो के अंदर जो वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है इसको बॉडी से बाहर निकालना है, वो भी क्या होगा, इस प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए मदर्स ब्लड के अंदर जाता है, और फिर वो मदर के वेस्ट के साथ वो भी वेस्ट निकल जाता है।
अब ये डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का मदर की बॉडी के अंदर, उसको लगभग आपके 9 महीने लगते हैं। यानी 9 महीने ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से लेके, फिर उसकी ग्रोथ से लेके, फिर एम्बेड होने तक, फिर वहाँ से ग्रो होते हुए प्लेसेंटा के डेवलप होने से, फिर वो क्या होगा, एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट होगा। फीटस में कब होगा, जब उसके हाथ पैर निकल जाएंगे, फिर वो पूरी तरह से एक इंसान की डिज़ाइन बन जाए। उसमें जब बन जाएगा तो बाहर निकलने तक ये करीब 9 महीने लगता है। अब जो चाइल्ड या बच्चा जो पैदा होता है एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन यूट्रस, तो जो आपके यूट्रस की मसल्स हैं, ठीक है, ये सब जो मसल्स हैं इसमें एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक बार दबेगा, फिर ढीला हो जाएगा, फिर प्रेशर लगाएगा, दबेगा, ताकि वो नीचे की तरफ बच्चे को धक्का दे सके। और जो पूरी तरह से यहाँ डेवलप्ड बच्चा है, चाइल्ड है, वो यहाँ से होते हुए ये बाहर निकल सके, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था, ये तो डिटेल हो गई। अब चलिए एक शॉर्ट में हम रिवीजन ले लेते हैं 1-2 मिनट के अंदर। अब इसके लिए मैं ये वाला डायग्राम यूज़ नहीं करूँगा, बनाना आपको यही है एग्जाम में, ठीक है। लेकिन एक डायग्राम है जिससे अच्छे से आप एक्सप्लेन हो सकता है, तो मैं वही यूज़ करूँगा, ठीक है। आप यही बनाना जो आपको बुक में दिया हुआ है। तो इस डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। देखो ये आपकी ओवरी है, यहाँ पर इमेच्योर एग होते हैं। जब गर्ल प्यूबर्टी को रीच कर जाती है तो क्या होता है, यही मैच्योर एग जो होते हैं हर महीने एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकला और इनके पास अपना खुद तो मोशन नहीं होता, एक फोर्स के जरिए वो इसी फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर पहुंचे होते हैं। अब क्या होता है, वेजाइनल पैसेज के थ्रू स्पर्म इंटर करता है, फिर ये सर्विक्स से होते हुए ये जो आपका यूट्रस की कैविटी है, अंदर खाली जगह है, वहाँ पहुँचता है। ये साइड में आप देख सकते हो फिंगर जैसे ये सब जो बना है, ये आपका क्या है, ऊपर भी देख रहे हो, ये आपका लाइनिंग ऑफ यूटरस है। और ये पूरे यूटरस को हम क्या कहते हैं, वूम भी कहते हैं। तो यहाँ से होते हुए टहलते घूमते ये पहुँचेगा यहाँ पर, और ये एग को मिलकर क्या कर देगा, एग को फर्टिलाइज कर देगा। और फर्टिलाइज करके क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट कई हिस्सों में डिवाइड होने लगेगा और इसके बहुत सारे सेल बन जाएंगे, और वो क्या कहलाएगा, फिर एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ था, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचते फिर यहाँ क्या हो जाएगी, एम्ब्रियो। यहीं पर इम्प्लांट हो जाएगा, जैसे प्लांट लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, उसी तरह से ये बीज की तरह लग जाएगा। फिर ये बड़ा होने लगेगा, इसके हाथ पैर निकल आएंगे, तो हम कह देंगे ये फीटस है, ठीक है। और यहीं पर जैसे यहाँ पर फिक्स है, तो यहीं पर इसका प्लेसेंटा डेवलप हो जाएगा। प्लेसेंटा के एम्ब्रियो साइड में विली होंगे, ठीक है, ऐसे फिंगर जैसे, और मदर साइड में यानी पीछे साइड में इसके क्या होंगे, ब्लड स्पेसेस होंगे। एक टैंक टाइप का होगा जहाँ से ब्लड इसका सप्लाई हो सके। अब जब एग यहाँ से रिलीज होने वाला होता है, तभी ये आपका जो लाइनिंग ऑफ यूटेरस है, ये अपने आप को प्रिपेयर करने लगती है और बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा ब्लड सप्लाई होने लगता है, ताकि जब एम्ब्रियो आए तो यहाँ पर अच्छे से ग्रो हो सके। जैसे आप पेड़ पौधा लगाते हो तो क्या करते हो, पहले अगर जो ज़मीन है इतनी अच्छी नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा खोदते हो, खुरपी वगैरह से पानी डालते हो, खाद डालते हो, तो प्रिपरेशन करते हैं ना, उसी तरह यहाँ भी प्रिपरेशन होता है। फिर यहाँ डेवलप होने के बाद 9 महीने तक ये सारा कार्यक्रम होता है। उसके बाद ये बेबी यहाँ से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के जरिए, यानी दबेगा, फिर ढीला होगा, फिर दबेगा, प्रेशर लगाएगा, इस तरह प्रेशर लगाते हुए यहाँ से बाहर निकल आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एक एक चीज़ को डायग्राम से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। तो ये वीडियो आकर यहीं पर एंड हो जाती है, और ये जो इस चैप्टर की सारी जो वीडियोज़ हैं मैं प्लेलिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ। और प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।